हेलो बच्चों, ये सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था का दूसरा वीडियो है। और पहले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो एक तो सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था, ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात की थी। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टाइन सॉलिड्स को बताया था। उसके बाद त्रिविमीय जालक, स्पेस लैटिस, एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल, क्रिस्टलीय तंत्र, क्रिस्टल सिस्टम्स और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, इसको पढ़ा था। अब हम लोग सेकेंड वीडियो में जो पढ़ेंगे उसमें पहला होगा क्रिस्टल पैकिंग, रिक्तियाँ, रिक्तियों को वर्ड्स कहते हैं। उसके बाद पैकिंग प्रभाज, पैकिंग फ्रैक्शन, को पढ़ेंगे। उसके बाद क्रिस्टल घनत्व, यानी क्रिस्टल डेंसिटी को पढ़ेंगे। फिर सीमांत त्रिज्य अनुपात, लिमिटिंग, रेडियस रेशियो को पढ़ेंगे। इतने पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे क्रिस्टल पैकिंग। क्रिस्टल में निर्माणकारी इकाइयों के व्यवस्थित होने के ढंग को क्रिस्टल पैकिंग कहते हैं। क्रिस्टल की निर्माणकारी इकाइयाँ इस तरह से व्यवस्थित होती हैं कि उनके बीच की दूरी निकटतम हो, जिससे कि उनका घनत्व अधिक हो सके, और घनत्व अधिक होने पर क्रिस्टल का स्थायित्व बढ़ जाता है। क्रिस्टल पैकिंग को समझने के लिए हम ये मान लेंगे कि निर्माणकारी इकाइयाँ ठोस गोले के रूप में हैं। तो क्रिस्टल की पैकिंग में जो सबसे पहला प्रकार संभव है वो कहलाता है वन डायमेंशनल पैकिंग। एक विमीय पैकिंग। एक विमीय पैकिंग का मतलब होता है कि इसमें निर्माणकारी इकाइयाँ इस तरीके से व्यवस्थित होंगी कि केवल एक लाइन बनेगी, और जो निर्माणकारी इकाइयाँ होंगी वो एक दूसरे के ठीक सीध में होंगी। इस प्रकार की पैकिंग में अगर हम उपसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर को देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है निर्माणकारी कण जितने निकटवर्ती कणों से घिरा होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है।
किसी भी निर्माणकारी कण की अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो 2 होगी, क्योंकि वो 2 निर्माणकारी कणों से घिरा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 2। दूसरा होता है 2 डायमेंशनल पैकिंग। द्विविमीय पैकिंग। जो दूसरा पैकिंग का प्रकार संभव है वो कहलाता है द्विविमीय पैकिंग। द्विविमीय पैकिंग का मतलब होता है कि इस प्रकार की पैकिंग में निर्माणकारी इकाइयाँ परस्पर व्यवस्थित होकर एक सतह बनाती हैं, एक परत बनाती हैं। द्विविमीय पैकिंग 2 प्रकार की संभव है। एक कहलाती है वर्ग समतलीय पैकिंग, स्क्वायर प्लेनर पैकिंग, और दूसरी कहलाती है षटकोणीय पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग। जो वर्ग समतलीय पैकिंग है, इसका मतलब होता है कि यदि निर्माणकारी इकाइयों की प्रथम पंक्ति के ठीक ऊपर दूसरी पंक्ति के गोले उपस्थित हों तो इसे वर्ग समतलीय पैकिंग कहा जाता है। इस प्रकार की पैकिंग में किसी भी गोले के स्पर्शी गोलों के केंद्रों को यदि मिलाते हैं तो वर्ग प्राप्त होता है। इसलिए इसे वर्ग समतलीय पैकिंग कहते हैं। और दूसरा जो द्विविमीय पैकिंग का प्रकार संभव है वो कहलाता है षटकोणीय पैकिंग। इसमें प्रथम पंक्ति के गोलों के रिक्त स्थान में द्वितीय पंक्ति के गोले व्यवस्थित होते हैं और द्वितीय पंक्ति के गोलों के रिक्त स्थान में तृतीय पंक्ति के गोले व्यवस्थित होते हैं। यदि किसी भी गोले के स्पर्शी गोलों के केंद्रों को परस्पर मिलाया जाए तो षटकोण प्राप्त होता है। इसलिए इस प्रकार की पैकिंग को हेक्सागोनल पैकिंग कहा जाता है। जब पैकिंग में निर्माणकारी इकाइयाँ एक दूसरे के अत्यधिक निकट होती हैं, यानी कि निकटतम स्थित होती हैं, तो उस प्रकार की पैकिंग को क्लोज पैकिंग कहते हैं। और अगर इकाइयाँ इस तरीके से व्यवस्थित होती हैं कि उनके बीच का रिक्त स्थान अधिक हो, यानी कि दूर दूर हो, तो उसे नॉन क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो इस प्रकार की पैकिंग में इकाइयाँ दूर दूर हैं, यानी कि ये जो पैकिंग होगी वो नॉन क्लोज पैकिंग होगी। क्योंकि ऐसा संभव है कि इन्हें और निकट लाया जा सके। बीच के अगर रिक्त स्थान में इकाइयाँ व्यवस्थित होंगी तो वो अत्यधिक निकट होंगी, लेकिन इकाइयाँ एक दूसरे के ठीक ऊपर हैं, इसलिए बीच का रिक्त स्थान अधिक होगा और इसे नॉन क्लोज पैकिंग कहेंगे।
और ये जो पैकिंग है षटकोणी पैकिंग, इसमें इकाइयाँ निकटतम दूरी पर हैं, उनके बीच का स्थान कम है, इसलिए इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। ये क्लोज पैकिंग है और ये नॉन क्लोज पैकिंग है। क्रिस्टल का स्थायित्व अधिकतम तब होता है जब पैकिंग नॉन क्लोज हो, यानी कि जो निर्माणकारी इकाइयाँ हैं उनके बीच का रिक्त स्थान कम से कम हो, उससे घनत्व बढ़ जाता है और घनत्व बढ़ने पर क्रिस्टल का स्थायित्व भी बढ़ जाता है। अगर हम वर्ग समतली पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजन संख्या को देखें तो प्रत्येक यूनिट 4 निकटवर्ती इकाइयों से घिरी हुई है, तो प्रत्येक गोला 4 निकटवर्ती गोलों से घिरा हुआ है, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी। और अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देखेंगे तो प्रत्येक गोला 6 निकटवर्ती गोलों से घिरा हुआ है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी। तो इसकी उपसह संयोजन संख्या 4 और इसकी उपसह संयोजन संख्या 6 होगी। अब हम एक विमीय पैकिंग और द्विविमीय पैकिंग में निर्माणकारी इकाइयों के विन्यास को देखेंगे। एक विमीय पैकिंग में एक ही प्रकार के निर्माणीकरण लगातार आ रहे हैं, इसलिए इस पंक्ति को अगर हम ए से प्रदर्शित करें तो इस प्रकार की पैकिंग में जो व्यवस्था होगी वो ए एंड सो ऑन इस तरीके से होगी। अब द्विविमीय पैकिंग में देखते हैं। द्विविमीय पैकिंग में मैंने बताया 2 प्रकार की होती है, वर्ग समतली और षटकोणी। वर्ग समतली पैकिंग में एक पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर दूसरी पंक्ति की गोले व्यवस्थित होते हैं, तो जो इस पंक्ति का विन्यास है वही इस पंक्ति का विन्यास है, इसलिए इस प्रकार की पैकिंग की व्यवस्था को अगर देखेंगे तो ए एंड सो ऑन। षटकोणी पैकिंग में प्रथम पंक्ति के गोलों के रिक्त स्थान में द्वितीय पंक्ति के गोले व्यवस्थित होते हैं और द्वितीय पंक्ति के रिक्त स्थान में तृतीय पंक्ति के गोले व्यवस्थित होते हैं। अब अगर इस पैकिंग को देखें तो प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर तृतीय पंक्ति के गोले हैं, अर्थात प्रथम पंक्ति का विन्यास तृतीय पंक्ति के विन्यास के समान है। यदि इस विन्यास को ए से प्रदर्शित करें तो प्रथम पंक्ति का विन्यास ए होगा, द्वितीय पंक्ति का विन्यास ए होगा और जो मध्य परत है वो इन दोनों के विन्यास से भिन्न है। तो यदि इसे बी से प्रदर्शित किया जाए तो क्रमागत पंक्तियों का विन्यास ए बी एंड सो ऑन होगा। ये दोनों पैकिंग काल्पनिक हैं, वास्तव में क्रिस्टल त्रिविमीय पैकिंग में व्यवस्थित होते हैं। तो अब हम त्रिविमीय पैकिंग को पढ़ेंगे। पैकिंग का तीसरा प्रकार है त्रिविमीय पैकिंग। थ्री डायमेंशनल पैकिंग। त्रिविमीय पैकिंग का मतलब होता है यदि निर्माणकारी इकाइयाँ पहले एक परत में व्यवस्थित हों, उसके ऊपर दूसरी परत हो और उसके ऊपर तीसरी परत, इस तरीके से परतें क्रमशः आती जाएं, तो इस प्रकार की पैकिंग को त्रिविमीय पैकिंग कहते हैं। त्रिविमीय पैकिंग में द्विविमीय ढंग में व्यवस्थित परतें एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती हैं। त्रिविमीय पैकिंग कई प्रकार की होती है और उसमें पहला प्रकार है घनीय पैकिंग। क्यूबिक पैकिंग। इस प्रकार की पैकिंग में वर्ग समतलीय ढंग में व्यवस्थित
परतें एक दूसरे के रिक्त स्थानों में आती हैं। प्रथम परत हमने ये मान ली। अब जो दूसरी परत होगी वो पहले परत के रिक्त स्थानों में, इन्हें वॉइड भी कहा जाता है, रिक्तियां कहा जाता है, तो रिक्त स्थानों में द्वितीय परत आकर के व्यवस्थित होगी। मान लिया कि द्वितीय परत इस तरह है, तो जो द्वितीय परत होगी वो प्रथम परत के रिक्त स्थानों में आकर के व्यवस्थित होगी, और फिर जो तृतीय परत होगी वो द्वितीय परत के रिक्त स्थानों में व्यवस्थित होगी। तो इस तरीके से अगर हम घनीय क्रिस्टल को देखें तो उसमें घनी पैकिंग में प्रथम परत में वर्ग समतलीय ढंग में व्यवस्थित निर्माणकारी इकाइयाँ होती हैं। और जो दूसरी परत होगी वो इस परत के ठीक ऊपर होती है, मतलब निर्माणकारी इकाइयाँ एक दूसरे के ठीक ऊपर व्यवस्थित होती हैं। तो ये प्रथम परत रही और इसके ठीक ऊपर द्वितीय परत आकर के व्यवस्थित हो जाएगी। इस तरीके से अगर देखें तो ये प्रथम परत हो गई, और इसके ठीक ऊपर प्रथम पंक्ति की जो निर्माणकारी इकाइयाँ होती हैं उनके ठीक ऊपर द्वितीय परत की निर्माणकारी इकाइयाँ होती हैं। इस तरीके से द्वितीय परत प्रथम परत के ठीक ऊपर व्यवस्थित होती है। यदि प्रथम परत के विन्यास को ए मान लें तो द्वितीय परत का भी विन्यास ए ही होगा। इस तरीके से क्रिस्टल में निर्माणकारी परतों का विन्यास ए डॉट 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 सो ऑन होगा। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि क्रिस्टल पैकिंग में कोई भी कण जितने कणों द्वारा घिरा होता है उसे उस कण की कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। तो अगर हम किसी भी निर्माणकारी कण को देखेंगे तो वो 4 कणों को तो जो उसी परत में होंगे उनको स्पर्श करेगा, और एक कण नीचे और एक कण ऊपर। इस तरीके से इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर
6 हो जाएगी। तो ये रहा कोऑर्डिनेशन नंबर और परतों के व्यवस्थित होने का क्रम। इस तरीके की पैकिंग बहुत ही कम क्रिस्टलों में पाई जाती है, जैसे अल्फा पोलोनियम। अब हम 3 डायमेंशनल पैकिंग की दूसरे प्रकार पर आते हैं, और वो है अंतः केंद्रित घनीय पैकिंग। अंतः केंद्रित घनीय पैकिंग को बॉडी सेंटर्ड पैकिंग भी कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड पैकिंग में प्रथम परत में निर्माणकारी गोले वर्ग समतलीय ढंग में व्यवस्थित होते हैं, किंतु एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। द्वितीय परत में भी निर्माणकारी गोले वर्ग समतलीय ढंग में ही व्यवस्थित होते हैं और एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। जब प्रथम पंक्ति के रिक्त स्थान में द्वितीय परत के गोले आकर के व्यवस्थित होते और फिर द्वितीय पंक्ति के रिक्त स्थान में तृतीय पंक्ति के गोले आकर के व्यवस्थित होते हैं, तो जो पैकिंग प्राप्त होगी उसे बॉडी सेंटर्ड पैकिंग कहते हैं। इसमें यदि हम देखें तो प्रथम पंक्ति में वर्ग समतलीय ढंग में व्यवस्थित गोले होते हैं और जो तीसरी परत होती है उसमें भी वर्ग समतलीय ढंग में व्यवस्थित गोले होते हैं। प्रथम परत के ठीक ऊपर तृतीय परत होती है और बीच में द्वितीय परत के गोले व्यवस्थित होते हैं। इस तरीके से यदि देखा जाए तो जो प्रथम पंक्ति के गोले होते हैं उसमें कोई भी गोला निकटवर्ती गोलों को स्पर्श नहीं करता और ना ही तृतीय परत के गोलों को स्पर्श करता है। बीच में जो परत होती है उसमें कोई भी गोला ऊपर वाली परत के गोलों को स्पर्श करेगा, नीचे वाली परत के गोलों को स्पर्श करेगा। तो इस तरीके से अगर हम एक यूनिट सेल को देखें तो उसमें नीचे वाली परत में 4 इकाइयाँ होंगी और वो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगी। ऊपर भी 4 इकाइयाँ होंगी, वो भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगी, किंतु नीचे वाली 4 इकाइयाँ और ऊपर वाली 4 इकाइयाँ बीच में जो इकाई होगी उसको स्पर्श करेंगी। इस तरीके से अगर हम प्रथम परत का विन्यास A मान लें तो तृतीय परत का भी विन्यास A ही होगा और द्वितीय परत का विन्यास B होगा। इस तरीके से अगर क्रिस्टल की व्यवस्था को देखा जाए
तो उसमें परतें ए बी एंड सो ऑन ढंग में व्यवस्थित होती हैं। किसी भी निर्माणकारी इकाई को देखें तो उसे 4 गोले ऊपरी परत के स्पर्श करते हैं, 4 गोले निचली परत के स्पर्श करते हैं। इस तरह उपसहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 8 होता है। इस तरीके की पैकिंग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम आदि में पाई जाती है। अब हम अगले प्रकार पर आते हैं और अगला प्रकार है वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। षटकोणीय निबिड पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस पैकिंग में क्या होता है, निर्माणकारी गोले षटकोणीय ढंग में व्यवस्थित होते हैं। षटकोणीय ढंग में व्यवस्थित होते, इसका मतलब होता है प्रथम पंक्ति के गोले के रिक्त स्थान में द्वितीय पंक्ति के गोले होंगे और द्वितीय पंक्ति के गोलों के रिक्त स्थान में तृतीय पंक्ति के गोले होते हैं। जो ये तो प्रथम परत रही, ये प्रथम परत है। द्वितीय परत के गोले प्रथम पंक्ति की रिक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। ये द्वितीय परत है और ये प्रथम परत है। जब प्रथम परत के रिक्त स्थान में द्वितीय परत के गोले व्यवस्थित होते हैं तो 2 प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। अगर गोले केवल एक ही परत में होते हैं तो उत्पन्न रिक्तियों को त्रिकोणीय रिक्ति या ट्राइगोनल वॉइड कहते हैं। और जब प्रथम पंक्ति के ऊपर द्वितीय पंक्ति व्यवस्थित हो जाती है तब जो रिक्तियां उत्पन्न होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक ये रिक्ति होगी, इस रिक्ति को कहा जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड, समचतुष्फलकी रिक्ति। और दूसरी रिक्ति उत्पन्न होती हैं इस तरीके की। इनमें निचली वाली परत के 3 गोलों के विपरीत विन्यास में ऊपरी वाली परत के गोले होते हैं। इसको कहा जाता है अष्टफलकी रिक्ति या ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समचतुष्फलकीय
रिक्ति और ये कहलाती है अष्टफलकीय रिक्ति। समचतुष्फलकीय रिक्ति में निचली वाली परत में एक गोला होगा और ऊपर वाली परत में 3 गोले होंगे। इस तरीके से निचली वाली परत का गोला और ऊपर वाले गोले आपस में यदि उनके केंद्रों को मिलाया जाए तो समचतुष्फलक प्राप्त होगा। यदि ये मान लिया जाए द्वितीय परत में उपस्थित गोलों के केंद्र इस तरह हैं और जो निचली वाली परत में गोला होगा उसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। इस तरीके से हमको चतुष्फलकीय रिक्ति प्राप्त होती है। ये ऊपर वाली परत के या द्वितीय परत के गोलों के केंद्र हैं और ये निचली वाली परत के गोलों के केंद्र है। तो ये जो रिक्ति उत्पन्न होगी उसे कहा जाता है समचतुष्फलकीय रिक्ति। अब अष्टफलकीय रिक्ति को देखते हैं। अष्टफलकीय रिक्ति में निर्माणकारी इकाइयां इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि यदि उनके केंद्रों को परस्पर मिलाया जाए तो अष्टफलक का निर्माण होगा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में वो व्यवस्थित होते हैं। यदि निचली वाली परत के गोलों को प्रदर्शित करें इस तरह से, और ऊपरी वाली परत के गोलों को इस तरह प्रदर्शित किया जाए तो प्राप्त अष्टफलक इस तरह होगा। या इसी को लिखें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि द्वितीय परत के 2 गोलों के केंद्र इस तरह हो गए और प्रथम परत के गोलों के केंद्र ये हो गए। अब प्रथम परत का जो तीसरा गोला वो इस तरीके से व्यवस्थित हो जाए और ऊपरी परत का जो शेष बचा गोला इस तरीके से व्यवस्थित हो जाए, इस तरीके से व्यवस्थित हो जाए तो इनके केंद्रों को परस्पर मिलाएंगे तो अष्टफलक का निर्माण होगा। तो इस प्रकार यदि 4 गोले समचतुष्फलकीय ढंग में व्यवस्थित होते हैं तो उनके बीच जो रिक्ति उत्पन्न होती है उसे टेट्राहेड्रल वॉइड या समचतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। और अगर प्रथम तथा द्वितीय परत के 6 गोले इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके केंद्रों को परस्पर मिलाने पर अष्टफलक प्राप्त होता है तो उनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसे अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है। अब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को समझेंगे। अगर द्वितीय परत की समचतुष्फलकीय रिक्तियों में तृतीय परत के गोले आकर के व्यवस्थित होते हैं तो इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। तथा ये तृतीय परत के गोले अष्टफलकीय रिक्तियों में व्यवस्थित होते हैं तो इसे फेस सेंटर्ड पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। जब तृतीय परत के गोले द्वितीय परत की समचतुष्फलकीय रिक्तियों में व्यवस्थित होते हैं तो जो पैकिंग होती है उसे कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और यदि
तृतीय परत के गोले द्वितीय परत की अष्टफलकीय रिक्तियों में व्यवस्थित होते हैं, तो जो पैकिंग होती है उसे कहा जाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड पैकिंग। वो अगला टाइप ऑफ पैकिंग है, उसे बाद में समझेंगे। तो इस प्रकार हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में प्रथम परत में गोले व्यवस्थित होते हैं, उनके रिक्त स्थानों में द्वितीय परत के गोले व्यवस्थित होते हैं और उनकी जो समचतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं उसमें तृतीय परत के गोले व्यवस्थित होते हैं। यदि हम क्रमागत 3 परतों को देखें तो मध्य परत में इस तरह एक गोले को घेरे हुए षटकोणीय ढंग में घेरे हुए 6 गोले होते हैं, जिसके कारण एक गोले को घेरे हुए जब 6 गोले होंगे तो 6 रिक्त स्थान ऊपर होंगे, 1 2 3 4 5 और इनके ठीक नीचे भी 6 रिक्त स्थान होंगे, यानी कि 6 वॉइड्स ऊपर और 6 वॉइड्स नीचे। तो ये तो रही मध्य परत। अब निचली परत देखते हैं। निचली परत में 3 गोले होंगे और हमने मान लिया कि वो इस तरह व्यवस्थित है। तो यदि ये गोले नीचे के रिक्त स्थानों में एक गोला इस जगह जाता है, दूसरा गोला इस रिक्त स्थान में आता है और तीसरा गोला इस रिक्त स्थान में आता है, तो इस तरह से मध्य परत की निचली रिक्तियों में गोले व्यवस्थित हो गए। अब जब 2 परतें बन जाएंगी तो उनके बीच में अष्टफलकीय रिक्तियां भी होंगी तथा समचतुष्फलकीय रिक्तियां भी होंगी। यदि ऊपरी परत के गोले समचतुष्फलकीय रिक्तियों में प्रवेश करते हैं, व्यवस्थित होते हैं, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो ऊपरी परत के गोले होंगे वो ठीक उन्हीं गोलों के ऊपर व्यवस्थित होंगे जो निचली परत में होते हैं। निचली परत के गोले के ठीक ऊपर तीसरी परत का गोला होगा, या ये कहना कि निचली परत के गोलों के ठीक ऊपर ऊपरी परत के गोले होंगे। तो जब तृतीय परत के गोले व्यवस्थित होंगे तो एक गोला इस जगह हो जाएगा, एक गोला इस जगह आ जाएगा और ये इस जगह आ जाएगा। ये अपर वॉइड्स हो गए। इस तरह की पैकिंग को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में यदि किसी भी निर्माणकारी इकाई के निकटवर्ती इकाइयों को देखा जाए तो उनकी संख्या 12 होती है, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। इस तरह की पैकिंग बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम आदि धातुओं में पाई जाती है। इस पैकिंग में निचली परत का विन्यास ऊपरी परत के समान है, यानी कि यदि 3 क्रमागत परतों को देखा जाए
तो इसका विन्यास ए मान लिया, इसका विन्यास बी मान लिया, तो इसका विन्यास ए ही होगा। इस तरह से यदि अरेंजमेंट देखा जाए परतों का, ए बी एंड सो, पहली परत और तीसरी परत का विन्यास एक जैसा होगा, मध्य की परत भिन्न विन्यास रखेगी। अब हम अगले प्रकार पर आते हैं और वो है फलक केंद्रित पैकिंग, या इसी को कहते हैं फेस सेंटर्ड पैकिंग, FCP, या इसी को क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। CCP। CCP में मैंने आपको बताया कि मध्य परत में उपस्थित अष्टफलकीय रिक्तियों में यदि तीसरी परत की निर्माणकारी इकाइयां आकर के व्यवस्थित होती हैं तो जो पैकिंग प्राप्त होगी उसे फेस सेंटर्ड पैकिंग कहा जाता है। जब ये इस ऊपरी परत की इकाइयां इस तरीके से व्यवस्थित होती हैं तब तो इसे कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और यदि यही निर्माणकारी इकाइयां विपरीत क्रम में व्यवस्थित हो, कहने का मतलब ये वाली यूनिट यहां आकर के व्यवस्थित हो, ये वाली यूनिट यहां आकर के व्यवस्थित हो और ये वाली यूनिट यहां आकर के व्यवस्थित हो, तो इस पैकिंग को कहेंगे फेस सेंटर्ड पैकिंग। फेस सेंटर्ड पैकिंग में जो तीसरी परत होगी उसका विन्यास पहली परत के विन्यास के विपरीत होगा। इस तरह से इस प्रकार की पैकिंग में प्रत्येक निर्माणकारी इकाई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तरह ही 12 इकाइयों से घिरी होती है, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। इस प्रकार की पैकिंग Cu, Ag, Au आदि धातुओं में पाई जाती है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आदि धातुओं में पाई जाती है। अगर हम क्रमागत परतों का विन्यास देखें तो इस परत का A हो जाएगा, इस परत का B हो जाएगा और जो ऊपरी परत है उसका विन्यास C हो जाएगा, क्योंकि वो प्रथम परत के विन्यास से भिन्न होगा और द्वितीय परत के विन्यास से भी भिन्न होगा। अतः अरेंजमेंट A B C एंड सो ऑन होता है। तो ये तो रहा पैकिंग के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है वर्ड्स इन पैकिंग। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है वर्ड्स इन पैकिंग, यानी कि पैकिंग के दौरान उत्पन्न रिक्तियां। वर्ड्स इन पैकिंग। पैकिंग में रिक्तियां। जब भी निर्माणकारी इकाइयां एक दूसरे के अत्यंत निकट व्यवस्थित होती हैं तो 3 प्रकार की वर्ड्स उत्पन्न होती हैं। पहली कहलाती हैं त्रिकोणीय रिक्तियां,
ट्राइगोनल वर्ड्स, दूसरी कहलाती हैं चतुष्फलकी रिक्तियाँ, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, और जो अगले प्रकार की रिक्तियाँ होती हैं वो कहलाती हैं अष्टफलकीय रिक्तियाँ। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ट्राइगोनल वर्ड का मतलब होता है द्विमीय ढंग में व्यवस्थित 3 इकाइयों के बीच का रिक्त स्थान। चतुष्फलकीय रिक्त का मतलब होता है जब 4 इकाइयाँ समचतुष्फलकीय ढंग में व्यवस्थित होती हैं तो उनके बीच के रिक्त स्थान को चतुष्फलकीय रिक्त कहते हैं। इसमें 3 इकाइयाँ तो इस तरह से व्यवस्थित होती हैं और 1 इकाई इस तरह व्यवस्थित होती है। बीच में जो रिक्त स्थान उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है टेट्राहेड्रल वर्ड। यदि इसकी निर्माणकारी इकाइयों के केंद्रों को परस्पर मिलाया जाए तो समचतुष्फलक प्राप्त होता है। अगला प्रकार है अष्टफलकीय रिक्तियाँ। जब 6 निर्माणकारी इकाइयाँ परस्पर अष्टफलकीय ढंग में व्यवस्थित होती हैं तो उनके बीच के रिक्त स्थान को ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहा जाता है। इस प्रकार की रिक्ति तब उत्पन्न होती है जब निचली परत में 3 इकाइयाँ इस प्रकार व्यवस्थित हों और ऊपरी परत में व्यवस्थित 3 इकाइयाँ निचली परत में व्यवस्थित तीनों इकाइयों के विपरीत क्रम में। यदि अष्टफलकीय ढंग में व्यवस्थित इकाइयों के केंद्रों को परस्पर मिलाया जाए तो निचली परत के इकाइयों के केंद्र इस तरह होंगे और ऊपरी परत की इकाइयों के केंद्र इस तरह होंगे। इनको परस्पर मिलाने पर अष्टफलकीय संरचना प्राप्त होगी। या इसी को लिखें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं निचली परत की इकाइयों के केंद्र इस तरह हो गए और ऊपरी परत की इकाइयों के केंद्र इस तरह हो गए। एक इकाई का केंद्र ऊपर होगा और एक इकाई का केंद्र नीचे होगा। ये चारों इकाइयाँ वर्ग समतलीय ढंग में व्यवस्थित होंगी। ऊपर और नीचे स्थित इकाइयों के केंद्रों को परस्पर मिलाया जाए तो अष्टफलकीय संरचना प्राप्त होती है। यदि निर्माणकारी इकाई की त्रिज्या r है
तथा इनकी संख्या n है, तो जो त्रिकोणीय रिक्ति होगी उसकी त्रिज्या r बराबर होगी 0.155 इंटू r, और त्रिकोणीय रिक्तियों की संख्या n होगी। इसी प्रकार अगर हम समचतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या देखें और त्रिज्या देखें तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 0.225 इंटू r, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल समचतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n होगी। अष्टफलकीय रिक्त की त्रिज्या r बराबर होगी 0.414 इंटू r, 0.414 r, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देखेंगे तो वो हो जाएगी n। यदि पैकिंग में भाग लेने वाले निर्माणकारी इकाइयों की त्रिज्या कैपिटल R हो और उनकी संख्या कैपिटल N है, तो त्रिकोणीय रिक्त की त्रिज्या 0.155 R होगी और त्रिकोणीय रिक्तियों की संख्या 8n होगी। समचतुष्फलकीय रिक्त की त्रिज्या 0.225 R होगी और समचतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n होगी। अष्टफलकीय रिक्त की त्रिज्या 0.414 R होगी और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n होगी। तो ये तो रहा रिक्तियों के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है लिमिटिंग रेडियस रेशियो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटिंग रेडियस रेशियो, सीमांत त्रिज्य अनुपात। लिमिटिंग रेडियस रेशियो। किसी भी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्य अनुपात कहा जाता है। त्रिज्य अनुपात का मतलब हुआ धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात, और त्रिज्य अनुपात का वह मान जिसमें क्रिस्टल एक निश्चित ज्यामिति रखता है वह कहलाता है सीमांत त्रिज्य अनुपात या लिमिटिंग रेडियस रेशियो। तो त्रिज्य अनुपात का वह मान जिसमें क्रिस्टल एक निश्चित ज्यामिति रखता है सीमांत त्रिज्य अनुपात कहलाता है। तो किसी भी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्य अनुपात कहते हैं, और त्रिज्य अनुपात का वह मान जिसमें क्रिस्टल एक निश्चित ज्यामिति रखता है
सीमांत त्रिज्य अनुपात कहलाता है। सीमांत त्रिज्य अनुपात ज्ञात होने पर हम क्रिस्टल की ज्यामिति बता सकते हैं। जैसे अगर R प्लस और R माइनस का मान देखा जाए, यानी कि त्रिज्य अनुपात देखा जाए, साथ ही साथ डायमेंशन देखी जाए, विमा देखी जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर को देखें, ज्योमेट्री क्या होगी, और एग्जाम्पल। यदि त्रिज्य अनुपात का मान 0 से 0.155 होता है तो वन डायमेंशन में इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगी, ज्योमेट्री लीनियर होगी, और इस तरीके का क्रिस्टल पॉसिबल नहीं है। यदि त्रिज्य अनुपात का मान 0.155 से 0.225 होता है, डायमेंशन 2 होती है, यानी कि द्विमीय क्रिस्टल होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 3, तब ज्यामिति ट्राइगोनल होती है। इस तरीके का एग्जाम्पल B2O3 है। यदि त्रिज्य अनुपात का मान 0.225 से 0.414 है तो त्रिविमीय ज्यामिति में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर ज्यामिति समचतुष्फलकी या टेट्राहेड्रल होगी। इस तरीके के क्रिस्टल का उदाहरण जिंक सल्फाइड ZnS है। यदि त्रिज्य अनुपात का मान 0.414 से 0.732 है, क्रिस्टल त्रिविमीय क्षेत्र में है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसकी ज्यामिति वर्ग समतली या स्क्वायर प्लेनर होगी। इस तरीके के क्रिस्टल का उदाहरण क्यूप्रस क्लोराइड CuCl है। यदि त्रिज्य अनुपात यही रहे, यानी कि 0.414 से 0.732 त्रिविमीय क्रिस्टल हो और कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 6 हो जाए, तो क्रिस्टल की ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल होती है, यानी कि क्रिस्टल अष्टफलकी होता है। इस तरीके का एग्जाम्पल NaCl होता है। यदि त्रिज्य अनुपात का मान 0.732 से 1 हो, क्रिस्टल त्रिविमीय हो और कोऑर्डिनेशन नंबर उपसय संयोजन संख्या 8 हो, तो इस तरीके के क्रिस्टल की ज्यामिति क्यूबिक होती है, बॉडी सेंटर्ड पैकिंग में होता है। और इस तरीके का एग्जाम्पल सीजियम क्लोराइड है। यदि त्रिज्य अनुपात का मान 1 है, क्रिस्टल की विमा 3 है, त्रिविमीय क्रिस्टल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, उपसय संयोजन संख्या का मान 12 है, तो क्रिस्टल या तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में होगा या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होगा। और इस तरीके के एग्जाम्पल्स मेटल्स हैं। तो ये तो रहा
सीमांत त्रिज्य अनुपात। मैंने बताया किसी भी क्रिस्टल की धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्य अनुपात कहते हैं, और त्रिज्य अनुपात का वह मान जिसमें क्रिस्टल एक निश्चित ज्यामिति रखता है सीमांत त्रिज्य अनुपात कहलाता है। सीमांत त्रिज्य अनुपात के आधार पर हम ज्यामिति ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्य अनुपात का मान 0 से 0.155 हो तो एक विमीय क्रिस्टल होगा, इसकी उपसय संयोजन संख्या 2 होगी, ज्यामिति रेखीय या लीनियर होगी, और इस तरीके का वास्तविक कोई उदाहरण नहीं है। दूसरा हमने बताया कि अगर त्रिज्य अनुपात का परास 0.155 से 0.225 है और विमा 2 है, उपसय संयोजन संख्या 3 है, तो इस तरीके के क्रिस्टल त्रिकोणीय ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, और इस तरीके का एग्जाम्पल B2O3 है। यदि त्रिज्य अनुपात का मान 0.225 से 0.414 है, विमा 3 है, उपसय संयोजन संख्या 4 है, तो इसकी ज्यामिति समचतुष्फलकी या टेट्राहेड्रल होगी। इस तरीके का उदाहरण जिंक सल्फाइड है। यदि त्रिज्य अनुपात का मान 0.414 से 0.732 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। इस तरीके का उदाहरण स्क्वायर प्लेनर क्रिस्टल का उदाहरण, वर्गाकार समतलीय क्रिस्टल का उदाहरण क्यूप्रस क्लोराइड है, और अष्टफलकीय क्रिस्टल का उदाहरण NaCl सोडियम क्लोराइड है। उसके बाद मैंने बताया कि यदि त्रिज्य अनुपात का मान 0.732 से 1 है, विमा इसकी 3 है, और उपसय संयोजन संख्या 8 है, तो इस तरीके के क्रिस्टल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग में होते हैं, और इस तरीके का एग्जाम्पल सीजियम क्लोराइड है। यदि त्रिज्य अनुपात का मान 1 है, विमा 3 है, और उपसय संयोजन संख्या का मान 12 है, तो वह या तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में होगा या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होगा, और इस तरीके के उदाहरण धातुओं के क्रिस्टल होते हैं। ये तो रहा सीमांत त्रिज्य अनुपात के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और वो है पैकिंग फ्रैक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है संकुलन क्षमता या पैकिंग इफिशियंसी। संकुलन क्षमता या पैकिंग इफिशियंसी को पैकिंग प्रभाज भी कहा जाता है। पैकिंग प्रभाज या संकुलन क्षमता का मतलब होता है क्रिस्टल की यूनिट सेल के आयतन का वह प्रतिशत जो निर्माणकारी कणों द्वारा घेरा जाता है, उसे पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। तो पैकिंग इफिशियंसी या संकुलन क्षमता का मान होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल occupied by particles upon volume of यूनिट सेल। निर्माणकारी कणों द्वारा इकाई सेल का घेरा गया आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन गुणा 100।
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, यानी कि निर्माणकारी कणों द्वारा घेरा गया आयतन कणों की संख्या और एक कण के आयतन के गुणनफल के बराबर होगा। तो कणों की संख्या मान ली Z है गुणा वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, और जो पार्टिकल होता है मैंने बताया था उसे स्फीयर के रूप में माना जाता है, गोले के रूप में मानते हैं, बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इकाई सेल का आयतन गुणा 100। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, साधारण घनीय यूनिट सेल की पैकिंग क्षमता। साधारण घनी सेल में अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी का मान निकालेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, निर्माणकारी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का आयतन गुणा 100, और इकाइयों द्वारा जो घेरा गया आयतन होगा वो बराबर होगा इकाइयों की संख्या, यूनिट सेल में इकाइयों की संख्या और एक इकाई का आयतन, एक कण का आयतन, और कणों को गोले के रूप में मान रहे हैं, इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू हो जाएगा कणों की संख्या गुणा 4/3 पाई r घात 3। और अगर हम ये मान लें कि जो यूनिट सेल है उसकी एक भुजा की लंबाई a है, तो यूनिट सेल का आयतन हो जाएगा AQ गुणा 100। जो गोले होंगे साधारण घनी पैकिंग में केवल कोनों पर होते हैं, अगर हम ये मान लें A B C D E F G H, तो जो फलक A B C D होगा उस पर इकाइयाँ इस तरीके से व्यवस्थित होंगी कि एक इकाई यहाँ होगी, एक इकाई यहाँ होगी, एक निर्माणकारी कण यहाँ होगा और एक निर्माणकारी कण यहाँ होगा। A B C D मैंने माना कि निर्माणकारी कण की त्रिज्या r है, तो ये स्पष्ट है कि A इज इक्वल टू हो जाएगा r प्लस r, इस गोले की त्रिज्या और इस गोले की त्रिज्या, यानी कि 2r। इस तरीके से जब हम इसमें मान रखेंगे तो यूनिट सेल का आयतन a क्यूब है, यानी कि 2r
3। और जब साधारण घनी क्रिस्टल होता है तो उसमें निर्माणकारी कण जो कि कोनों पर पाए जाते हैं, तो प्रत्येक निर्माणकारी कण 8 इकाइयों में सम्मिलित होता है। इसलिए यदि एक इकाई में कणों की संख्या निकालें तो कणों की संख्या Z बराबर हो जाएगी 1/8 गुणा 8 एट कॉर्नर्स। इकाइयां कोनों पर हैं तो 8 कोने होते हैं, 8 इकाइयां होंगी और प्रत्येक इकाई 8 यूनिट सेल में सम्मिलित रहती है। इसलिए एक यूनिट सेल में इसका 1/8 भाग आता है। तो कुल कणों की संख्या निकालेंगे तो 1/8 गुणा 8 यानी कि 1 हो गया। तो Z हो गया 1। निर्माणकारी कणों की संख्या प्रति इकाई सेल 1 होगी। तो Z बराबर 1 हो गया गुणा 4/3 पाई r/3। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 पाई r/3 बटे 8 इंटू r/3। ये कट जाएगा, इससे ये 2 बार कटेगा और गुणा 100 तो हमें मिल जाएगा 3.14 बटे 6 गुणा 100। इसको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 52.4%। इस तरीके से साधारण घनीय यूनिट सेल की पैकिंग क्षमता 52.4% होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम फलक केंद्रित घनीय यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करेंगे। तो सेकेंड पॉइंट हो गया पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फलक केंद्रित यूनिट सेल की संकुलन क्षमता मैंने बताया कि पैकिंग एफिशिएंसी का मान यूनिट सेल में कणों की संख्या गुणा एक कण का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन गुणा 100 होता है। और जब फेस सेंटर्ड पैकिंग होती है तो उस पैकिंग में एक तो निर्माणकारी इकाइयां सभी कोनों पर होती हैं, साथ ही साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी निर्माणकारी इकाइयां होती हैं। अगर हम इस यूनिट सेल को A, B, C, D, E, F, G, H द्वारा प्रदर्शित करें तो इसकी A, B, C, D जो फलक होगी उसमें एक इकाई केंद्र पर होगी। तो इस फलक को अगर हम बना करके देखें
तो फलक का स्वरूप जो हमें प्राप्त होगा उसमें AC विकर्ण पर 3 इकाइयां इस तरीके से होंगी। 3 निर्माणकारी कण स्थित होंगे। इस भुजा का परिमाप A है, इसका भी परिमाप A है। तो AC इज इक्वल टू होगा, ये 2R हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो AC बराबर हो जाएगा R प्लस 2R प्लस R यानी कि 4R। और AC की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग इसके वर्ग और इसके वर्ग के योग के बराबर होगा, यानी कि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2A स्क्वायर, या इसी को लिखें तो 4R बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू A। दिस इंप्लाइज दैट, इससे पता लगता है A इज इक्वल टू हो जाएगा 4R अपॉन रूट 2, या इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 रूट 2 इंटू R। अब अगर हम पैकिंग इफिशियंसी का मान निकालेंगे तो पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है Z इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल। तो वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल 4/3 इंटू पाई इंटू R घात 3 हो जाएगा। कणों की संख्या गुणा एक कण का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन, और यूनिट सेल का आयतन हो जाएगा A क्यूब, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो हमने मान ली A है, तो घर का आयतन A क्यूब होता है, इसलिए A क्यूब हो जाएगा। जब फलक केंद्रित ढंग में निर्माणकारी कण व्यवस्थित होते हैं तो प्रत्येक यूनिट सेल में अगर हम कणों की संख्या देखें तो Z बराबर हो जाता है 1/8 गुणा 8 एट कॉर्नर्स, जो कोनों पर होंगे, प्लस 1/2 गुणा 6 एट फेस सेंटर। मतलब जो कण कोनों पर होंगे वो 8 इकाइयों में शामिल होंगे, और जो फलक के केंद्र पर उपस्थित होंगे वो केवल 2 निर्माणकारी यूनिट सेल में सम्मिलित होंगे। तो जो निर्माणकारी कण फलक के केंद्र पर हैं वो 2 में सम्मिलित होते हैं, इसलिए एक यूनिट सेल में उसका आधा भाग सम्मिलित होगा। तो 1/2 इंटू 6, फलकों की संख्या 6 होती है, तो 1/8 गुणा 8 धन 1/2 गुणा 6। इस तरीके से Z का मान हमें मिल जाएगा 4। तो Z का मान फलक केंद्रित यूनिट सेट के लिए 4 होता है, गुणा 4/3 पाई R घात 3, और हमने A का मान कैलकुलेट किया 2 रूट 2R, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 इंटू R रेस्ट पावर 3 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू पाई R क्यूब। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 रेस्ट पावर 3 इंटू अंडर रूट 2 रेस्ट पावर 3 इंटू R क्यूब इंटू 100।
इससे ये कट जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे 4 इंटू 4 इंटू पाई अपॉन 3 इंटू ये हो जाएगा 8, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2 इंटू 100। इससे ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये इसे 2 टाइम्स कट करेगा, ये इसे कट करेगा। तो इस तरीके से हमें मिल गया पाई अपॉन 3√2 इंटू 100। पाई की वैल्यू 3.14 होती है अपॉन 3 इंटू 1 अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3.14 अपॉन 4.242 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 74%। तो इस तरीके से फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए पैकिंग इफिशियंसी का मान 74% प्राप्त होता है, 74% आता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे और वो है पैकिंग इफिशियंसी फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम थर्ड केस पर आते हैं और थर्ड केस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे पैकिंग इफिशियंसी फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अंतः केंद्रित घनीय यूनिट सेल की संकुलन क्षमता तो जो संकुलन क्षमता होती है पैकिंग इफिशियंसी, वो बराबर होती है यूनिट सेल में निर्माणकारी कणों की संख्या गुणा एक निर्माणकारी कण का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का आयतन गुणा 100। जब बॉडी सेंटर्ड पैकिंग होती है तो उसमें निर्माणकारी कण एक तो कोनों पर होते हैं और दूसरा एक कण इसके केंद्र पर होता है। अगर हम इस यूनिट सेल को ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच से प्रदर्शित करें तो ये जो विकर्ण होगा ई सी, इसको अगर देखें
तो ये हो जाएगा ई एफ, इसकी लंबाई ए के बराबर होगी। एफ सी का मान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस विकर्ण पर विकर्ण ईसी पर 3 कण होंगे, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ये आर, ये 2R, ये आर। तो ईसी का मान बराबर होगा अंडर रूट ई एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। ई एफ स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर होगी, और जो एफ सी है वो ये विकर्ण है, इसका मान ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होगा। तो एफ सी की वैल्यू बराबर हो जाएगी, एफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरीके से ई सी की वैल्यू 4R हो गई, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3A स्क्वायर, या इसी को लिखें तो अंडर रूट 3A। इसलिए A की वैल्यू हो जाएगी 4/√3 इंटू R, 4/√3 इंटू R, एज इक्वल टू हो जाएगा 4R/√3। अब अगर हम निर्माणकारी कणों की संख्या Z निकालें तो Z इज इक्वल टू होता है 1/8 गुणा 8 एट कॉर्नर्स। जो कोनों पर कण होते हैं वो 8 इकाइयों में शामिल होते हैं, तो एक इकाई में उसका 1/8 भाग होता है, और कोनों की संख्या 8 है, इसलिए कोनों पर कुल इकाइयां 8 होंगी। तो एक यूनिट सेल में कोनों पर स्थित इकाइयों का अगर अंश देखें तो 1/8 गुणा 8 हो जाएगा, और एक केंद्र पर है तो वो पूरी की पूरी सम्मिलित होगी 1 एट सेंटर। जो कोनों पर होंगी वो 8 यूनिट सेल में शामिल होंगी, तो एक यूनिट सेल में 1/8 हिस्सा आया। कोने 8 होते हैं, इसलिए 1/8 गुणा 8, और जो केंद्र पर होगा वो पूरा का पूरा शामिल होगा, जो कण केंद्र पर स्थित होगा वो पूरा का पूरा शामिल होगा, और इसलिए +1 हो गया। तो कुल कणों की संख्या हो गई 2। अब इसमें मान रखते हैं, तो 2 × 4/3 πr³, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा A³, और A की वैल्यू है 4/√3 इंटू R होल क्यूब। ये इक्वल हो जाएगा 2 × 4/3 इंटू पाई इंटू R³ अपॉन 3 4/√3 इंटू 4/√3 4/√3 इंटू R³ R³ से R³ कट हो जाएगा, 4 से ये 4 कट हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स हो जाएगा, अंडर√3 से इन दोनों से ये 3 कट हो गया, ये इक्वल हो जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा तो √3
इंटू पाई इंटू 100 अपॉन हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी 8। √3 का मान होता है 1.732, पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 इंटू 100 अपॉन 8। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5.438 इंटू 100 अपॉन 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 68%। इस तरीके से अंतःकेंद्रित घनी यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी का मान, संकुलन क्षमता का मान 68% प्राप्त होता है। तो ये तो रहा पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में, संकुलन क्षमता या पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है क्रिस्टल का घनत्व या डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल के घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो बराबर हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर हम क्रिस्टल का घनत्व निकालेंगे तो क्रिस्टल का घनत्व रो बराबर हो जाएगा यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन। और यूनिट सेल का द्रव्यमान बराबर होगा यूनिट सेल में कणों की संख्या Z गुणा मास ऑफ 1 पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। Z जो है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, यूनिट सेल में कणों की संख्या। मैंने पहले ही बताया था कि अगर साधारण घनी क्रिस्टल होता है तो उसके लिए Z का मान 1 होता है, फलक केंद्रित के लिए Z का मान 4 होता है, और काय केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड के लिए Z का मान 2 प्राप्त होता है। तो Z इकाई सेल में, यूनिट सेल में कणों की संख्या को प्रदर्शित करता है। मास ऑफ 1 पार्टिकल, एक कण का द्रव्यमान क्या होगा? तो एक कण का द्रव्यमान होगा कण का मूलर द्रव्यमान, कण का मूलर द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो संख्या। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर मूलर द्रव्यमान के बराबर पदार्थ हो तो उसमें कणों की संख्या अवोगाद्रो संख्या Na के बराबर होती है। तो Na कणों का भार मूलर द्रव्यमान के बराबर है, इसलिए एक कण का द्रव्यमान मूलर द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो संख्या Na, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A³ हो जाएगा A इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के किनारे की लंबाई है। तो ये बराबर हो जाएगा Z इंटू M अपॉन Na
इंटू ए क्यूब। इस सूत्र की सहायता से हम क्रिस्टल का घनत्व निकालते हैं। तो क्रिस्टल का घनत्व रो बराबर हो जाएगा इकाई सेल में कणों की संख्या गुणा कण का मोलर द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो संख्या और इंटू ए क्यूब, जहां पर ए यूनिट सेल की भुजा की लंबाई है, यूनिट सेल की कोर की लंबाई है। Na का मान 6.022 गुणा 10⁻23 होता है। एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या 6.022 गुणे 10⁻23 होती है। इसी को अवोगाद्रो संख्या Na द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इतने कणों का द्रव्यमान m के बराबर, मोलर द्रव्यमान के बराबर है, इसलिए एक कण का द्रव्यमान हो जाएगा मोलर द्रव्यमान m बटे कणों की संख्या Na, तो m/Na हो गया। और इस तरीके से हम घनत्व निकालते हैं। ये तो रहा क्रिस्टल का घनत्व। ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्रिस्टल डिफेक्ट्स या क्रिस्टल दोष को पढ़ेंगे। टिल देन वर्क हार्ड।